नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जल्दी से कुछ चीज़ें आपको बता दें। यहाँ पे जो आप चेहरे देख रहे हैं, आपका भी हमें यहीं पे चेहरा चाहिए। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, आप हमें बताएँगे। आई वांट योर ऑल इंडिया रैंक्स, आई वांट योर फेसेस हियर एंड आई वांट योर हार्ड डेडिकेटेड एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस। सो व्हाटएवर मे बी योर क्वेश्चंस आर, हम लोग अनअकैडमी में पूरा सॉल्व करने क्वेश्चन करेंगे, भले उस सिलेबस से लेकर हो, उसके कवरेज से, एमसीक्यूज हो, रिविजन्स हो, अपडेटेड करंट अफेयर्स हो, जिसपे हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं अगर आप देखेंगे हर एक सेशन को तो। नाउ 15 मंथ्स ऑफ दैट इज 15 महीने का मतलब प्रीलिम से लेकर मेंस तक का पूरा तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं मात्र 29999 में। और आप एक कोड लगा सकते हैं CMC, जिससे आपको लाभ मिलेगा। सो यू गो टू ऐप और यू गो ऑन वेब, आप वहां पे जाकर 15 महीने का सब्सक्रिप्शन ढूंढें और आपको 29999 में मिल जाएगा। हमारे बैचेस 2025 के एग्जाम अगर देने वाले हैं, तो 2025 के लिए हमारा एक बैच है मई 31 से चालू हो रहा है, जिसका नाम है आरंभ बैच। एक है हमारे पास ट्रायम्फ बैच, ये इंग्लिश मीडियम है ट्रायम्फ, एंड आवर आरंभ बैच इज टोटली इन इंग्लिश। ये मेरा इंग्लिश में है, ये मेरा इंग्लिश में है। तो आप जुड़ सकते हैं और दे सकते हैं। चलिए चालू करते सेशन को विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग। कहा जाता है अनो भद्रा कृत्व यंतु विश्वतः, लेट पॉजिटिविटी कम टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स। हम कोशिश तो ये करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं से आसपास चीजें कुछ गलत तो हो ही जाती हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला टॉपिक अगर आप देखेंगे, 27 किल्ड एज फायर ब्रेक्स आउट एट चिल्ड्रंस गेमिंग जोन इन राजकोट। तो राजकोट में सैटरडे को ये लगभग 27 लोग मर गए, और कहा जा रहा है अभी शायद और भी ऐसे कुछ हो सकते हैं, क्योंकि अभी इतना भयानक आग लगी थी कि कोई बच नहीं पाया। तो एक टीआरपी गेम जोन करके है वहां पे, और उसका कहा जा रहा है कि पता नहीं अभी लाइसेंस था कि नहीं था, कोई एग्जिट वे था कि नहीं था। आग लगी और तुरंत फैलती चली गई वो, एंड मेनी किड्स हैव डाइड देयर। तो इसके ऊपर एक डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या हमारे पास फायर के लिए कुछ भी है। तो हम जब टॉपिक विजिट कर रहे थे, तो बड़ा हाल में ही एक देखेंगे, एक हमारे पास एक स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज करके चालू हुआ है। स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज, ये स्टेट्स में चालू हुआ है, और ये चालू हुआ है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत। मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड पैसा दे रहा है, स्ट्रेंथन करेगा जितने भी मेरे फायर रिलेटेड सर्विसेज हैं स्टेट्स में। तो मेरा स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स की बात है, और ये लगभग 2025-26 तक कोशिश कर रहा है, 2025 टू 26 से कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये शायद अच्छी चीजों को ले आए, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि फायर सर्विसेज हमारे भारत में बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती है। दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री। और हाल ही में कुछ दिनों में भले हाई राइजेस हो, भले ही वो कोई प्लांट हो, कोई इंडस्ट्री हो, वी सी दैट लाइक लॉट ऑफ फायर सर्विसेज एंड फायर नॉर्म वायलेशंस हैव बीन देयर। फायर नॉर्म वायलेशंस यहाँ पे है, और एक बार वायलेशन का केस आता है तो लोग शायद नहीं सुनते होंगे, बट जब आग लग जाती है तो तुरंत लोग सुनने लगते हैं। एंड ऑल द अथॉरिटी से कि नहीं नहीं नहीं, हमारा तो लाइसेंस हमने दिया ही नहीं था, कर कैसे रहे। अरे भाई, जब लाइसेंस नहीं दिया कर रहे थे तो आपने बंद क्यों नहीं कराया। Setting up of industrial plants at fast pace with extensive use of hazardous materials and lot of construction of larger and the taller buildings with no such heed to the fire services has brought about such problems upon us. तो एक अभी फिलहाल तो मेरे पास स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स का है, पर अभी कितना सक्सेसफुल होगा ये पता चलेगा अगले 5 साल में। पर फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज आप कभी भी देखेंगे, तो हर राज्य का अपना खुद का फायर डिपार्टमेंट होता है, रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। तो चूंकि हेल्थ और पुलिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए यही जिम्मेदार है स्टेट, तो फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के लिए हर स्टेट में अपने लिए कुछ ना कुछ बना रखा है। अभी कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना अकाउंटेबल है, ये पता नहीं चलता है। हालांकि इनके पास फायर इंजन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, ट्रेन पर्सोनल भी होते हैं फायर इमरजेंसी से लड़ने के लिए, पर फिर भी कई बार हादसे हो ही जाते हैं। फायर अथॉरिटीज भी होती हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं कॉजेज ऑफ मेजर फायर्स टू आइडेंटिफाई द लैप्सेस। अब जब एक बार हो जाता है तो ये लैप्स ढूंढने में भी चलते हैं, लेसन लर्न करते हैं। पर हालांकि जितना हमने देखा है, लेसन्स कम ही लर्न किए जाते हैं। बस ये एक आम दिन की बात बता के पढ़ा दिया जाता है।
फायर सेफ्टी ऑडिट अगर आप देखें, पीरियोडिक फायर सेफ्टी ऑडिट्स आर कंडक्टेड बाय फायर अथॉरिटीज टू असेस, ये होना चाहिए, ये सब लॉ है। पर सच्चाई इसके पीछे ये है कि इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। जैसा आपको दिख रहा है, वैसा हो नहीं रहा है। इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल। आपको फायर ऑडिट कराना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट कराना चाहिए, रेस्क्यू मिशन होना चाहिए, पर ऐसा दिखता नहीं है। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी गाइडलाइंस दे रखी है, और उन गाइडलाइंस को भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं हमें अपने फायर सर्विसेज़ को, फायर ऑडिट्स को करा के रखना चाहिए। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं, होटल से रिलेटेड है, तो आपको ज़रूर इन सब चीज़ों पे ध्यान करना पड़ेगा। पर इन गाइडलाइंस को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और उससे भी जो गहरी बात है, भारत में जो मिसिंग है, वो है मॉनिटरिंग। हमारे पास मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, चूँकि इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लोग कम हैं, इसीलिए मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाता है। यही सबसे बड़ा कारण बनता है लूपहोल का, और फिर लोगों की जान चली जाती है। अच्छा, अगला टॉपिक आज जो हमें पढ़ना था, आपको बता दें संडे है तो बहुत टॉपिक नहीं मिलता है, इधर-उधर की बातें ज़्यादा रहती हैं। पर ये टॉपिक थोड़ा एक अच्छा-सा था, इंडिया नेबर्स की बात है, हमारी इंडिया नेबरहुड का टॉपिक आपने नॉर्मली भी लिखा होगा, और इंडिया नेबरहुड में हमने इंडिया भूटान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। देखिए, भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसने भारत का हमेशा साथ दिया है। भूटान हैज़ बीन देयर विद इंडिया, व्हाटएवर बी द समर सीज़न, व्हाटएवर बी द विंटर सीज़न, व्हाटएवर बी द सीज़न, ये हमेशा हमारा साथ दिया है। पर दिक्कत ये है कि भूटान कैन नॉट बी ऑलवेज देयर एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। भूटान ने एक एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर दिया था। उस एग्रीमेंट का नाम था बीबीआईएन, या मोटर व्हीकल एक्ट। ये मोटर व्हीकल एक्ट से बोला कि सर देखो, हम इसमें नहीं आ पाएँगे। रीज़न क्या है? उसका एनवायरनमेंट, उसका हैप्पीनेस, उसके लोग। अब अगर भूटान नहीं आना चाहता है तो ख़ैर हम लोग बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, पर हम लोग फ़ोर्स तो नहीं कर सकते। बट मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में एक ऐसा समझौता होगा जहाँ पे आराम से पैसेज बनेगा, ट्रक्स जा सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ट्रांजिट्स बन सकते हैं, और इन सब के लिए कोई ज़्यादा रुकावट नहीं बनेगा। मतलब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ट्रेड बढ़ जाएगा। पर साफ तरीके से भूटान ने मना कर दिया कि सर हम देखो नहीं कर पाएँगे। पर भूटान ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला इस समय। भूटान ने बोला कि आप इस सिटी को देखो जिसका नाम है गेलेफू। आपको दिख रहा होगा मैप पे, गेलेफू सिटी देखिए। दिस गेलेफू इज़ एट द बॉर्डर ऑफ असम। तो हम कहीं न कहीं भूटान की इंडिया से कनेक्टिविटी और बढ़ा रहे हैं। गेलेफू में भूटान इज़ मेकिंग अ माइंडफुल सिटी, इसको बोल रहे हैं माइंडफुल सिटी है ये। अब माइंडफुल सिटी का क्या मतलब है? उसका कहना है कि ये इंटरनेशनली साउंड है। इट इज़ हैविंग ऑल द मेबी न्यू थिंग्स दैट आर देयर इन एनी न्यू इंटरनेशनल सिटी जो बहुत रेप्यूटेड होगी। प्लस इसके साथ-साथ यहाँ पे वी हैव गॉट रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, वी हैव गॉट अ वर्ड ऑन एनवायरनमेंट हियर, वी हैव गॉट गुड ट्रांसपोर्टेशन, ई-मोबिलिटी, एनर्जी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से निकलेगा। तो गेलेफू को बिल्कुल वो ऐसा सिटी बनाना चाहते हैं, एक तरह से ग्रीन, स्मार्ट, माइंडफुल सिटी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए पैसा ढूँढ रहे हैं। अब इन्होंने फिलहाल में गेलेफू के ऊपर बहुत चीज़ें उठी कि सर आप तो इसको नॉर्मली किसी की तरह बना रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, 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 नहीं। उन्होंने रिजेक्ट किया। ये जो प्राइम मिनिस्टर है भूटान के, इनका नाम है शेरिंग तोग्बे। इन्होंने रिजेक्ट किया कंपैरिज़न ऑफ एनी अदर कॉस्ट इंटेंसिव लो रिटर्न स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड, और उन्होंने बोला कि देखो, ये जो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी है ना, ये वन्स इन अ लाइफटाइम अपॉर्च्युनिटी है। अगर आज आप मेरे साथ हो तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ लेकर जाओगे। और इन्होंने इंडियन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। हमारी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स वहाँ गए हुए थे देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम। कार्बन नेगेटिव सिटी प्रोजेक्ट बनेगा, बहुत कुछ होगा यहाँ पे। तो वन्स इन अ लाइफटाइम अपॉर्च्युनिटी बता रहे हैं भूटान के प्राइम मिनिस्टर इसको, और चाहते हैं कि भारत इसमें बहुत अच्छे से योगदान दे। तो ये पूरा 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे बड़ा एक सिटी बनेगा जो असम को बॉर्डर करेगा। तो हमारे लिए ये भी फ़ायदा है कि चूँकि अगर आप मैप को फिर से देखें तो असम से कनेक्टिविटी भूटान की अच्छी हो जाएगी, और टूरिज़्म दोनों जगह का बढ़ सकता है। फ्रॉम हियर टू असम एंड असम टू गेलेफू ये भी बढ़ सकता है। तो एक कॉरिडोर की भी बात हो सकती है यहाँ पे। वी कैन हैव अ कॉरिडोर कमिंग अप जो कि ट्रांज़िट कर सकता है अच्छे से, और भूटान इंडिया की तरफ और अच्छे से रह सकता है। क्योंकि भूटान देखिए, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये चाइना। यहीं पे देखिए डोकलाम आपको दिख रहा है, डोकलाम।
ये ऑलरेडी इश्यू बन चुका है, चाइना डोकलाम को माँग रहा है भूटान से, भूटान ने मना कर दिया कि भाई देखो इंडिया से बिना बोले हम कुछ करेंगे नहीं। पर अगर मेरे पास आज भूटान की चॉइस है कि भूटान मेरे साथ है, तो इट वुड बी बेनिफिटिंग अस। तो गेलीफू मेरे बिल्कुल असम के बॉर्डर पे बन रहा है, दैट कुड बी अ गुड बूस्ट टू आवर लेबर्स आल्सो, आवर मनी, आवर इन्वेस्टर्स, आवर रिसोर्सेज, तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो हमें ज़्यादा समय ना बिताते हुए एंट्री कर लेना चाहिए और भूटान के इसमें सहयोग करना चाहिए। अच्छा, अगला टॉपिक है गवर्नेंस से रिलेटेड, मैन वर्सेस डॉग की बात है, ट्विस्टेड टेल्स ऑफ एन अबाइडिंग कंपेनियनशिप। नाउ आई वुड नॉट गो इनटू दिस क्योंकि इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं और ये है, वो हमें इतना नहीं जानना है, किसको काटा, किसको नहीं काटा, किसको रखा, किसको मारा। पर गवर्नेंस में हम ये ज़रूर पढ़ना चाहेंगे कि मेरे डॉग के ऊपर क्या रूल्स हैं आज। देखिए, कुछ फैक्ट्स हम आपको बता दें। 2019 में स्टेट किया गया था कि लोकसभा में कि स्ट्रे डॉग का जो पॉपुलेशन है वो 18 लाख से कम हो गया 7 साल में। मतलब 1.71 करोड़ से 1.53 करोड़ हो गया। हालाँकि हालाँकि अब ये बहुत कोरोबोरेटेड नहीं है स्टडी से। सम इंडिपेंडेंट स्टडीज सजेस्ट द पॉपुलेशन इज मच हायर एज़ मेनी गो अनअकाउंटेड फॉर। बहुत अनअकाउंटेड होते हैं जिसको नहीं गिना जा सकता है। ग्लोबली अगर देखेंगे तो डॉग मीडिएटेड रेबीज ने लगभग 60,000 ह्यूमन डेथ्स करवाई हैं, 60,000 ह्यूमन डेथ्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू रेबीज। मतलब पूरे दुनिया में अगर 100 लोग मर रहे हैं रेबीज से तो उसके 36 लोग भारत में मर रहे हैं। 65% ऑफ द डेथ्स ड्यू टू रेबीज इज इन द टोटल साउथ ईस्ट एशिया रीजन। भारत में ही होता है रेबीज के कारण। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मतलब इतने ज्यादा रेबीज के केसेस होंगे, उसमें 65% भारत का ही डेथ अकाउंट हो रहा है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस की अगर बात करें, almost 96% of rabies cases in India are caused by stray dogs। तो मतलब stray dogs का सीधा रिश्ता हुआ रेबीज और रेबीज का सीधा रिश्ता हो गया डेथ से। इंडिया ने रिकॉर्ड किया 160 मिलियन केस ऑफ स्ट्रीट स्ट्रे डॉग बाइट्स बिटवीन 19 एंड 2022। मतलब 2019 से 22 तक, ये कोरोना का समय भी था, 160 मिलियन केसेस आए थे डॉग बाइट्स के, अकॉर्डिंग टू डेटा सबमिटेड इन नवंबर 2022 इन द पार्लियामेंट। मतलब अगर आप देखें, दिस आल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन द रिवेंज क्राइम एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट डॉग्स। तो अब यहाँ पे जब लोग इमेज देखते हैं तो वो भी डॉग से नफरत करने लगते हैं और फिर अलग-अलग चीजें चलती रहती हैं। मेरे पास एक नया रूल भी अभी आया है, न्यू रूल्स ऑफ एबीसी, न्यू रूल्स ऑफ एबीसी। हम इस रूल पे बात पे आएँगे, पर हम पहले आपको कुछ चीजें बता दें। ये जो एबीसी हम आपको बोल रहे हैं ना, ये एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, wherein dogs are sterilized, vaccinated and replaced in their original areas is the only effective method to reduce street dog population। तो आप इनको स्टेरिलाइज करिए, वैक्सीनेट करिए और इनके ओरिजिनल एरिया में इनको छोड़ दिए, ताकि ये बाइट ना करें, एलिमिनेट कर दे रेबीज को। वैक्सीनेशन ड्राइव्स बहुत गवर्नमेंट चला रही है, तमिलनाडु का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो ग्रेटर चेन्नई में चला रहा है। अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए कि कैसे मुझे स्ट्रे डॉग्स को करना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी है जहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अभी कोई भी हाई कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट पास नहीं करेगा कि स्ट्रे डॉग्स के इश्यू पे क्या करना है, क्योंकि सारे स्टेट से कुछ ना कुछ आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेट अस टेक अ व्यू हियर। और हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ हैं जो अगर डॉग्स को कुछ बोला जाए तो शायद वो भी नाराज हो जाते हैं और घर पे चिट्ठियां नोटिस भेजने लगते हैं। इन सबके बीच में एक बहुत बढ़िया रूल भी आया, न्यू रूल्स ऑफ एबीसी 2023। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से बना एबीसी 2023 एंड इट इज रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रेटेबल्स। तो ये आपका ये लगभग मिलकर ये लोग बना रहे हैं इसको। एंड दे हैव सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन वेरियस ऑर्डर्स दैट रिलोकेशन ऑफ डॉग्स कैन नॉट बी परमिटेड। आप इनको ओरिजिनल जगह पे ही छोड़ोगे, रिलोकेशन नहीं करोगे। तो ये जो नया रूल है क्या करता है, ये स्टेरिलाइज करेगा, इम्यूनाइज करेगा थ्रू एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लाइज विद रिस्पेक्टिव लोकल बॉडीज। बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, पंचायत हैं, उनके पास ये ड्यूटी रहेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस दे वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एबीसी एंड एंटी रेबीज प्रोग्राम जॉइंटली। इनको एंटी रेबीज प्रोग्राम और एबीसी मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम भी साथ चलाना पड़ेगा। गाइडलाइन ये भी दी गई है कि कैसे ह्यूमन और स्ट्रे डॉग का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए विदाउट रिलोकेटिंग द डॉग्स। मतलब आप रिलोकेट नहीं कर सकते हो। इट ऑल्सो emphasizes एड्रेसिंग द क्रुएल्टी इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द एबीसी प्रोग्राम्स इंश्योरिंग एनिमल वेलफेयर। इन्होंने बोला कि आप जब एबीसी प्रोग्राम करो, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करो, जब आप उनको कैच करो तो आप इंश्योर करोगे कि एनिमल वेलफेयर हो, क्रुएल्टी ना हो। दे हैव बीन वेरी स्पेसिफिकली सेइंग दिस। तो कहीं न कहीं डॉग्स और ह्यूमन बीइंग्स का फिलहाल आप देखें, तो एक टसल बहुत दिनों से चल ही रहा है।
और कुछ लोग इसको ठीक मानते हैं, कुछ लोग इसको ठीक नहीं मानते हैं, कुछ लोग खुद पेट लवर्स होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। हालाँकि हमें सबको देखकर ही चलना पड़ेगा। और इन सब के बीच में यही होता है कि आप कोशिश करें ऐसे प्रोग्राम्स को बनाने का जहाँ पे अगर वो साथ में भी हैं तो कम से कम वो बाइट ना करें, उनका रेबीज़ का जो एलिमिनेशन हो सके अगर वो एंटी रेबीज़ प्रोग्राम चल सके, तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर आने वाले समय में शायद पॉपुलेशन उनकी अनअकाउंटेबल है, वो बढ़ती चली जाएगी। और ये भी सही बात है कि आप उनको रिलोकेट और उनके साथ एट्रोसिटी नहीं कर सकते हो। तो बहुत सलीके से और एक पूरा प्रोटोकॉल बनाते हुए हमें प्रोग्राम को करना पड़ेगा। तो एबीसी 2023 का रूल है जो एक एनहांसमेंट आप कह सकते हैं पुराने एबीसी 2019 के रूल का है। इज़राइल स्ट्राइक्स रफ़ा डिस्पाइट यूएन कोर्ट्स ऑर्डर टू हॉल्ट अटैक। देखिए, एक ही चीज़ है और हमने आपको बता दिया ये कसम खाया हुआ इज़राइल। इज़राइल नहीं रुकेगा। ये कसम खा चुका है, इज़राइल नहीं रुकेगा और इज़राइल की ही हम बात जब अगर करते हैं, तो आपको हम बता दें कि ये वाला पार्ट आपको पता है कि गाज़ा का है, दिस पार्ट इज़ गाज़ा और गाज़ा का ये वाला जो क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम है इरेज़ दिस इज़ इरेज़। रफ़ा आपको मिलेगा यहाँ पे, ये है आपका रफ़ा RAFAH और ये मेरा कौन-सा है, आपको कल ही बताया है केरेम शेलोम। ये आपका केरेम शेलोम है। तो रफ़ा क्रॉसिंग पे अब इस पूरी एरिया में अगर आप देखेंगे तो लोग आ चुके हैं, यहाँ रह रहे हैं। इज़राइल ने पूरा ऊपर से हमला करते हुए गाज़ा को खाली किया, लोग नीचे भागे, अब वो नीचे हमला कर रहा है। ऑलरेडी 40,000 लोग मर चुके हैं, ये नहीं रुकने वाला है। इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जिसके ऑर्डर बाइंडिंग होते हैं, आप गौर करिएगा इसके ऑर्डर बाइंडिंग हैं। इसके ऑर्डर फाइनल हैं और इसके बावजूद भी अगर इज़राइल इसको नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब है कि आईसीजे के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इट इज़ ओनली अ टूथलेस टाइगर, इट कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट्स डिसीजन और वहाँ पे इज़राइल इस बात का बस मज़ाक उड़ा रहा है और लोगों को मार रहा है। यूएस ने मना किया है, वेस्ट ने मना किया है, बहुत लोगों ने मना किया इज़राइल को कि ऐसा मत करो, पर फिर भी इज़राइल नहीं रुक रहा है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो बची-कुची रेपुटेशन थी, वो भी खराब कर दे रहा है। इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस हैं, जो दुनिया भर से चुने जाते हैं, बैठते हैं। इनकी वोटिंग होती है यूएनजीए और यूएनएससी द्वारा। इसके बावजूद भी अगर आप इनको नहीं सुनते हैं, तो एक बहुत बड़ा दुःख का कारण बनेगा। व्हाई वाज़ सिंगापुर फ्लाइट टर्बुलेंस सीवियर? अच्छा ये एक मिसलेनियस टॉपिक है, जानबूझ के हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं क्योंकि आजकल पता नहीं है इधर-उधर बहुत चीज़ें पूछ लेते हैं। तो टर्बुलेंस क्या है और कैसे आइए एक बार दिखा दें हम आपको कुछ चीज़ें। देखिए टर्बुलेंस क्या हो रहा है, ये एरोप्लेन तो आपका चल ही रहा है। अब आपकी एक स्ट्रीम जो है वो तो हमेशा आपके साथ है, आपके खिलाफ है अगर आप उस रेंज में हैं तो। तो कहा जाता है कि जब आप हिमालय के आस-पास हैं या फिर आप थोड़ा-सा हिमालय के और ऊपर अगर आपके टेम्परेट वर्ल्ड के आस-पास है, तो आप एक स्ट्रीम का बहुत तेज़ी से सामना करते हैं, वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स बहुत ही पावरफुल विंड है और ये पूरी जियोस्ट्रॉफिक है जियोस्ट्रॉफिक है। जियोस्ट्रॉफिक का मतलब होता है पूरे धरती का चक्कर लगाती हैं, बड़ी तेज़ी में लगाती हैं। तो अगर आपका सामना इनसे हो रहा है तो टर्बुलेंस आने की संभावना पूरी है। मतलब ऐसे भी हो सकती है कि ये विंड तो बहुत एक ज़ोन में चल रही होगी, एक बैंड में चल रही होगी, पर अगर आप इस बैंड में एंट्री कर रहे हैं या एग्ज़िट कर रहे हैं, तो आप तेज़ हवा से कम हवा या कम हवा से तेज़ हवा में जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है फ़ास्ट विंड और स्लो विंड का जहाँ पे भी कंपैरिज़न होगा या जहाँ पे भी ऐसा बना होगा, आप खुद इमेजिन करिए अगर मैं प्लेन के ऊपर के सरफेस में फ़ास्ट विंड चला रहा हूँ, नीचे के सरफेस पे स्लो विंड अगर है, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं ऊपर-नीचे करेगा ही प्लेन और यही जेट स्ट्रीम में फँसने के बाद इन लोग का हालत होता है। तो जेट स्ट्रीम इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट टर्बुलेंस कैन हैपन। दूसरा, कई बार हो सकता है लोकल लेवल पे स्टॉप आया हो। सिंगापुर फ्लाइट इज़ इन केस व्हिच वाज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड वाज़ टू अबाउट टू रीच सिंगापुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो अगर कोई लोकल तूफ़ान आया हुआ है, स्टॉर्म्स अगर आए हुए हैं, तो ये स्टॉर्म्स की हवा ऊपर तक जाती है। तो अब मान लीजिए नीचे कोई स्टॉर्म आया हुआ है, तो ये नीचे से ऊपर तक हवा पुश करेगा। अब ये टर्बुलेंस में अगर अब ये आप इमेज देखकर ऐसा मत सोचिए कि इतना ही एरिया है, ये एरिया इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे प्लेन को आराम से कवर कर सकता है, बिल्कुल आराम से। मतलब प्लेन उसका
1/100th भाग होगा बस। अब इतने बड़े सर्कुलेशन में अगर टर्बुलेंस लग रहा है, विंड बहुत तेज़ी से घूम रही है और अगर उसमें एरोप्लेन फँस गया है, जेट क्राफ्ट फँस गया है, तो दिक्कत बिल्कुल स्वाभाविक है हो सकती है। तो स्टॉर्म के कारण भी होती है मतलब साइक्लोन्स के कारण भी अगर हम लिखें तो वही चीज़ हो गई, साइक्लोन्स के कारण भी हो सकती है, जेट स्ट्रीम के कारण हो सकती है। विंड के कारण, विंड की तो बात वही है कि अगर आप डिसेंट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 37,000 फीट से अगर आप 30,000 पे आ रहे हैं, फिर आप 25,000 पे जा रहे हैं, अब विंड शीयर होता है। विंड शीयर का मतलब होगा यहाँ कितनी तेज है विंड और नीचे कितनी तेज है। इसका भी कारण बनता है विंड शीयर का जिसके कारण कई बार ऐसे टर्बुलेंस बनते हैं, ऐसे ऊपर-नीचे प्लेन आपका होने लगता है, तो इट कैन आल्सो बी बिकॉज़ ऑफ विंड, स्टॉर्म्स, जेट स्ट्रीम्स एंड मे बी अगर आस-पास कोई माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंज से दिक्कत है कि उसके ऊपर की विंड और प्लेन के ऊपर की विंड दोनों अलग-अलग स्पीड पे है। तो अगर आस-पास कोई अगर माउंटेन या ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो भी टर्बुलेंस देखने को मिलता है क्योंकि माउंटेन से ऐसे कोई भी हाई राइज़ कोई ना कोई अपना ज़रूर लोकल लेवल पे चेंज कर देते हैं चीज़ों को और उसकी वजह से टर्बुलेंस हो सकता है। तो ये चारों रीज़न हो सकते हैं टर्बुलेंस के। अब इसमें एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखिए क्लाइमेट चेंज तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगा। यू आर चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ योर एयर पार्सल्स, दे आर बाउंड टू चेंज द कंट्रास्टिंग एयर टेम्परेचर्स एंड हेंस ऊपर-नीचे आपका कोई भी प्लेन कर सकता है। अगर विंड की स्पीड किस पे गवर्न कर रही है? प्रेशर पे। प्रेशर किस पे गवर्न कर रहा है? टेम्परेचर पे। तो अगर मैं एक रिलेशन स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर का भी निकालूँ, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर, तो प्रेशर मेरा स्वाभाविक सी बात है कम होता जा रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, तो स्पीड पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही क्योंकि आस-पास हाई प्रेशर एरिया होगी। तो ये सारे कारण बनते हैं वैसे ही। तो अभी तक फिलहाल मतलब इन इस पूरे आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं था जो हमें बहुत अलग से पढ़ना था। इन्होंने एक केस के बारे में बताया जहाँ पे किसी को मुआवज़े मिल गए, ये सब हो गया। बट टू अंडरस्टैंड हमें फ़ोरकास्टिंग और अच्छी चाहिए। हमें कुछ और ट्रेनिंग चाहिए, हमें कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम इन टर्बुलेंस को समझ पाएँ और हम उसको अवॉइड कर सकें। कई बार लोगों को पता रहता है कि सामने तूफ़ान है पर फिर भी वो चले जाते हैं। कहा जाता है कि उनको लगता है कि पैसे बचा लेंगे, फ्यूल बचा लेंगे, टाइम बचा लेंगे, तो हमें शाबाशी मिलेगी, सरकार सरदार खुश हो जाएँगे। पर कई बार ये किसी की जान भी ले लेते हैं, जो इस बार हुआ। तो टर्बुलेंस में ना घुसा जाए और हर फ्लाइट के बाद एक ऑडिट होना चाहिए कि आप जिस रास्ते से आए हो, उसमें अगर कोई टर्बुलेंस था या फिर कुछ भी ऐसा था, तो आपने क्या डिसीज़न लिया? एक बहुत अच्छी मूवी भी है इसके ऊपर ख़ैर, पर आप इसको समझ सकते हैं लाइक देयर आर इफ आई आस्क यू पीटी क्वेश्चन्स ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इसको कॉज़ कर सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। अच्छा दैट दैट वाज़ द लास्ट टॉपिक एक्चुअली ये लास्ट टॉपिक ही निकला आज हमारा पढ़ने के लिए। ये शायद 2 स्लाइड आगे आ गई है यहाँ पे। एक बार बस इसको ये डॉग वाले में ऐड कर लीजिएगा ना, ये डॉग वाले में ऐड कर लीजिएगा। तो अवेयरनेस कैंपेन एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है और ये चीज़ है लीगल फ्रेमवर्क अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है। एक आपने सुना होगा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। ये बिल्कुल एक कारगर एक्ट है डॉग्स के लिए, कैटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 को देखा जाता है और प्रिवेंट करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है कि एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टी ना की जाए। यहाँ तक कि कुछ एनिमल के जब गेम्स भी होते हैं, तो ये एक्ट बहुत सामने आता है। कुछ स्टेट म्युनिसिपल एक्ट्स भी अपने होंगे और हमारे पास एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइन तो ख़ैर है ही। कोलैबोरेशन विद एनजीओज़ भी है, गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है एनजीओज़ के साथ और बहुत कुछ कर रही होती है। जैसे कहा जाता है कि ब्लू क्रॉस सोसाइटी है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जुड़कर स्टरलाइज़ेशन और वैक्सिनेशन कर रही है। तो एनजीओज़ आजकल इन चीज़ों में बहुत आगे हैं और वो मदद कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर भी। तो आज के लिए पूरे टॉपिक में हमें यही पढ़ने मिला। बाकी आपको वही बता दें कि इलेक्शंस और यही सब की बातें चल रही थी। कुछ ऐसा दिखा नहीं कि हम आपको बताएँ उसमें से। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड एंड मई 28 से हमारा एक मिशन आईएएस बैच है जो 2026 के लिए चालू हो रहा है। आप जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड का पूरा लाभ ले सकते हैं एंड ₹1 में आपको पूरा ये प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ मिल रहा है। तो 2024 में जो दे रहे हैं टेस्ट खूब दे दीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है सीसैट पे ₹1999 में अवेलेबल है। आप इसको भी ले सकते हैं और ये टेस्ट मत भूलिएगा ना 29th मई एंड 2nd ऑफ जून ये टेस्ट ज़रूर देना है आपको। ये अभी नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, आप जाके नीचे लिंक देखिए, उसको रजिस्टर कर लीजिए। 2 घंटे का टेस्ट होगा, जैसे आपका पेपर होता है ना जीएस पेपर 1 फिर सीसैट, ये ऐसे ही होगा, 2 घंटे का। ऑल इंडिया रैंक और बहुत कुछ पता चलेगी, ज़रूर दे दीजिएगा। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है, वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप ही आपके पास में आ जाएगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।